बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खुशगवार, मज़ेदार और ख़ूबसूरत बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जिन पर बात करना, जिनकी अहमियत को उजागर करना और जिनके हवाले से जानना समझना हम सब के लिए ज़रूरी है। तो जी, आज के टॉपिक के हवाले से अगर आपको बताएं तो आज सबसे पहले हम जो है वो नौजवानों के हवाले से बात करने जा रहे हैं। नौजवानों के हवाले से जब हम बात करेंगे तो उनकी तरबियत में वो कौन कौन से इंस्टिंक्ट शामिल करने हैं, वो कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल करने हैं, किन फैक्टर्स को ऐड करना है, किस तरह से उनको ट्रेन करना है, तरबियत देनी है और वो तमाम तर क्वालिटीज़ उनके अंदर इनकलकेट करनी है जो कि उनकी ज़रूरत है और उनकी ज़रूरत के साथ साथ मौजूदा दौर की ज़रूरत है, मौजूदा सूरत हाल की ज़रूरत है। तो नौजवानों की जब हम आज बात करेंगे तो बात करेंगे कि नौजवानों में खिदमत खल्क़ का जज्बा हम किस तरह से इनकलकेट कर सकते हैं, यानी कि दूसरों की खिदमत करना, अपने इर्द गिर्द के लोगों को मोटिवेट करना, सपोर्ट करना। ऐसा ना हो कि हमारे नौजवान जो हैं वो ये भूल जाएं कि उन्होंने दूसरों की खिदमत करनी है, उन्होंने दूसरों के लिए भी जीना है, वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी के अंदर ही खो के रह जाएं, जो कि हम आजकल देख भी रहे हैं। ख़ासा हमें जो है ये कमी दिखाई देती है कि किसी दूसरे की मदद करना, किसी दूसरे को सपोर्ट करना, किसी को मोटिवेट करना या इनकरेज करना हमारे नौजवानों में लैक होता दिखाई दे रहा है। इसकी क्या रीज़न है, आज तो हम इसके हवाले से भी बात करेंगे कि रीज़न्स आइडेंटिफाई करने। जब रीज़न्स आइडेंटिफाई करेंगे तो डेफिनेटली उसके सोल्यूशंस भी प्रोवाइड करेंगे और जानेंगे कि उसके सोल्यूशन क्या हैं, किस तरह से नौजवानों के अंदर खिदमत खल्क़ का जज्बा इनकलकेट किया जा सकता है। और सिर्फ मदद करने का जज्बा ये नहीं है कि हम किसी को फाइनेंशली ही सपोर्ट करेंगे तो ही हम किसी की खिदमत कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। किसी के साथ अपना टाइम शेयर करना, किसी के साथ अपना जो है वो ना सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर करना बल्कि उसको एक अच्छा मशवरा दे देना भी खिदमत ही है। और ये खिदमत का जज्बा हमने परवान चढ़ाना है, हमने प्रमोट करना है, इन्हेंस करना है अपने नौजवानों के अंदर। तो जी, ये है हमारा पहला टॉपिक जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएं कि आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें भी हम नौजवानों के हवाले से ही बात करेंगे और बात करेंगे एक ऐसे इशू पर जो कि इस वक्त हमारी सोसाइटी में बहुत तेज़ी से हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है कि नौजवानों के अंदर मादा परस्ती बहुत बढ़ती चली जा रही है। जो कॉन्सेप्ट हम पहले डिस्कस करेंगे खिदमत खल्क़ का, उसको अगर हमने ग्रूम करना है, उसको इन्हेंस करना है तो बहुत ज़रूरी है कि ये मटेरियलिस्टिक अप्रोच हम ख़त्म करें। मटेरियलिज़म के अंदर क्यों खो गए हैं हमारे नौजवान, इसकी रीज़न्स भी आइडेंटिफाई होंगी और फिर मादा परस्ती से उन्हें निकालना कैसे है, इसके सॉल्यूशंस भी हम जानेंगे अपने मेहमानों से। दोनों टॉपिक्स के हवाले से आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें या फिर हमारे साथ हमारे मेहमान जो मौजूद होंगे उनसे कोई सजेशन लेना चाहें तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारे ये प्रोग्राम देख रहे हैं पार्टिसिपेट करना चाहें तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं मादा परस्ती को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, खिदमत खल्क़ के जज्बे को कैसे इन्हांस किया जा सकता है, ग्रूम किया जा सकता है। इसके हवाले से उनके माइंड में कोई सजेशन हो तो ज़रूर शेयर करें। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे स्टूडियोज़ में जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे और सबसे पहले जानेंगे कि क्यों हम जो है वो खिदमत खल्क़ के जज्बे को कहीं ना कहीं लैक होता देख रहे हैं, मादूम पड़ता हुआ देख रहे हैं, इसकी क्या रीज़न्स हैं और फिर हम नौजवानों के अंदर ये जज्बा खिदमत खल्क़ किस तरह से जो है वो इनकलकेट कर सकते हैं, कैसे उन्हें बता सकते हैं कि दूसरों की मदद करना, दूसरों को सपोर्ट करना, दूसरों को इनकरेज करना और दूसरों को अपने साथ लेकर चलना। अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाबी हासिल करें तो डेफिनेटली दूसरे लोग भी यही ख्वाहिश रखते हैं, यही चाहते हैं। अगर हमारी थपकी से, हमारी थोड़ी सी कोशिश से उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है तो क्यों ना हम उनकी मदद करें और इस खिदमत के जज्बे को आगे लेकर चलें ताकि हमारी आने वाली नस्ल वो भी इस जज्बे से सरशार हो और ना सिर्फ जो है वो हम एक फ़र्द की बात करेंगे बल्कि कलेक्टिवली इस पूरी सोसाइटी की, इस माशरे को जो है वो बेहतर बनाने की जब हम बात करते हैं, एक महज़ब माशरे की तश्कील की बात करते हैं। बेहतरीन माशरा तभी बनता है जब उसमें रहने वाले अफराद के अंदर अच्छी क्वालिटीज़ जो हैं
वो प्रमोट हों। तो खिदमत खल्क का जज्बा पूरे माशरे के लिए कितना ज़रूरी है और ये माशरे को बेहतर बनाने में कैसे किरदार अदा करता है, इस पर भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। इंडिविजुअल के लिए कितना ज़रूरी है और फिर कलेक्टिव एफर्ट किस तरह से की जा सकती है ताकि माशरे के अमन व इस्तेहकाम को, माशरे की नाहमवारियों को हम ख़त्म कर सकें, अमन व इस्तेहकाम बरकरार रख सकें। तो जी, इस पर बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ कराएंगे, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मौसम की सूरत हाल जानेंगे और देखेंगे कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 35, मिनिमम 22 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 36, मिनिमम 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची की बात हो जाए, मैक्सिमम टेम्परेचर 33, मिनिमम 27 डिग्री सेंटीग्रेड। रख करेंगे पेशावर का, मैक्सिमम टेम्परेचर 37, मिनिमम 24 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा का हवाला आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 31, मिनिमम 13 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, गिलगित बल्तिस्तान, मैक्सिमम टेम्परेचर 25, मिनिमम 11 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की, मैक्सिमम टेम्परेचर 31, मिनिमम 17 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है। जी, मौसम की सूरत हाल आपने जानी। जो मेहमान हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर जाहिद इकबाल साहब, जो कि माहिर तालीम है। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार साहब आपके आने का। और आज हमारे दूसरे जो मेहमान हैं वो जुल्फ़िकार जंजुआ साहब हैं, वो भी माहिर तालीम है, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप दोनों को वेलकम करते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले जाहिद साहब आपसे बात करना चाहूँगी, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है और दूसरा भी नौजवानों के हवाले से, लेकिन सबसे पहले नौजवानों के अंदर खिदमत खल्क का जज्बा किस तरह से परवान चढ़ा सकते हैं, हम किस तरह से उनको ग्रूम कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जैसे कि खिदमत खल्क नाम से ज़ाहिर है कि इंसानों की खिदमत, अगर इसको हम अपने दुनिया के वजूद के साथ रिलेट करें तो इसमें ज़िंदगी का जो मकसद है वो बेसिकली अल्लाह ताला ने अबद को पैदा किया। इबादत के लिए तो फरिश्ते और जिन और दूसरी मखलूक बहुत ज़्यादा मौजूद थी। कुरान का मौजू भी इंसान है और जज़ा और सज़ा का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, जिसको हम कहते हैं हम जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे, वो किस बेस पे जाएंगे, उसमें भी जो 80% और 90% जो चीज़ें हैं वो इंसानों के साथ मामलात हैं कि इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है। आप अगर बोलते हैं इंसान से झूठ, इंसान के साथ आप दगा करते हैं, जुल्म करते हैं, कुछ ज़्यादती करते हैं, कोई मशवरा गलत देते हैं, हेल्प आउट नहीं करते, उसका हक खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप कर एक इंसान के साथ रहे हैं, उसके ऊपर जो आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं उसकी बेस पे आपको दुनिया की और आखिरत की कामयाबी और नाकामी का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी काम जो खिदमत खल्क के जज्बे से खाली हो, उस काम की जो वर्थ है जो वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, उसकी कोई वर्थ ही नहीं रहती। और जैसे कि आपने जिक्र किया कि बाद लोगों का ख्याल ये है कि खिदमत खल्क शायद वॉलंटियरिज्म एक एक्टिविटी है और बहुत पैसे वाले जो लोग हैं या जो बरसरे इक़्तिदार हैं वो ही ये कर सकते हैं। जब ये खिदमत खल्क जो है, किसी को अच्छा एक मशवरा देना वो भी खिदमत खल्क है, किसी को टाइम देना, आपके थ्रू अगर किसी के लिए आसानी पैदा हो जाए वो भी खिदमत खल्क है, किसी के लिए रास्ता देना, किसी को अच्छा मशवरा दे देना अपने लिए जैसे आप सोचते हैं। और इसका मैं समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत हमारे घर से स्टार्ट होती है। हमारे दीन में तो हमें सिखाई है, उसके बाद वो घर से स्टार्ट हो। बाज़ लोग, मैं इस पर ये भी बात करना चाहूँगा कि बाज़ पेड जो सर्विसेज हैं, ये सर्विसेज जो हैं ये बेसिकली खिदमत है। सही। तो हम कोई किसी भी प्रोफेशन में हैं, हम अपनी ऑनरेरियम या सैलरीज लेते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर एक जज्बा शामिल कर दिया जाए, ठीक है, उसके अंदर अगर हम एक ये जज्बा डाल दें कि हमने इस इंसान की खिदमत करनी है, जैसे डॉक्टर हैं,
अगर उस अपने प्रोफेशन में इस सैलरी से या अपने बिजनेस से हट के ये कर दे कि मैंने यार इसको ये फ़ायदा पहुंचाना है, सही। और ये जो जिसके एवज जो मुझे पेमेंट आ रही है वो तो एक मेरा टाइम के पैसे हैं, लेकिन मैंने हेल्प बेसिकली इसको उस लेवल पे पहुंचाना है। आपको अंदर से उसकी पेन हो, आपको इसकी जब हेल्प कर रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा ना लगे कि आप जिस सिर्फ टाइम पूरा कर रहे हैं और उसकी हेल्प आउट कर रहे हैं क्योंकि उसने आपको पे किया हुआ है। सही। तो ऑफ कोर्स ये आपकी जो रग़बत है, ये हर इंस्टीट्यूशन इस वक्त जो बिजनेसेस हैं ये भी एक इंस्टीट्यूशन का रोल अदा करते हैं बिल्कुल इंसानों के लिए। इवन वो अनएजुकेटेड लोग हैं, इवन वो किसान हैं, इवन मस्जिदें हैं, स्कूल कॉलेजेस तो चले एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं। सही। लेकिन आपके जो दोस्त यार इकट्ठे अगर कहीं आप बैठते हैं उसके अंदर भी अगर आप इस तरह की डिस्कशंस और चीज़ें और इंस्पायर करते हैं किसी को, एक दूसरे का भला सोचते हैं, अगर किसी के लिए अच्छा सोच भी लेते हैं तो ये भी खिदमत खल्क के ज़मरे में आता है। बहुत अच्छी बात है। और इसको हमने किस तरह से अंडरस्टैंड करना है, कितना ज़रूरी है मौजूदा दौर में हमारे नौजवानों के लिए कि वो इस जज्बे को परवान चढ़ाएं, इस जज्बे के हवाले से समझें, इसकी अहमियत पर रोशनी डालें। मज़ीद भी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज की एक और मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, डॉक्टर सादिया फातिमा। उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सादिया, खैरियत से? आपसे भी जानेंगे आपका पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन उससे पहले जुल्फ़िकार साहब से जानेंगे वो अपने ख्यालात का इजहार कैसे करेंगे। खिदमत खल्क का जज्बा परवान चढ़ाना नौजवानों में कितना ज़रूरी है जुल्फ़िकार साहब? अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले खिदमत का जो तस्वर है वो दुरुस्त करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब ने जैसे कहा ये एग्रीड, और उसी को मैं बात करते हुए आगे बढ़ूँ। यानी खिदमत जो है वो मालो बात से नहीं। ठीक, जुल्फ़िकार साहब ज़रूर बात करेंगे इसके हवाले से आपसे, और हम जो है वो खिदमत खल्क का जज्बा नौजवानों में किस तरह से इनकलकेट कर सकते हैं, इस पर आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कुछ पूछना चाहें हमारे तीनों मेहमानों से, कुछ जानना चाहें, कोई सजेशन आपके माइंड में हो कि किस तरह से नौजवानों को हम जो है वो गाइड कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, उनको तरबियत दे सकते हैं, इस पर ज़रूर जो है वो आप भी हमारे साथ अपना पॉइंट ऑफ शेयर करें। डॉक्टर सादिया, जुल्फ़िकार साहब से भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगी इसके हवाले से? देखिए जी, खिदमत खल्क एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसी अनपेड जॉब है, या एक ऐसा एक वर्क है, ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसकी हमारे माशरे में, किसी भी माशरे में लेट्स से इसकी बहुत अहमियत होती है। तलबा क्या, एक आम इंसान में, किसी भी शख्स में, एक बच्चा जब वो बड़ा हो रहा होता है, जब उसकी एक ग्रोइंग एज होती है, जब उसकी एक मेंटल डेवलपमेंट हो रही होती है, अदरवाइज़ भी, तो ये जो खिदमत खल्क या सोशल वेलफेयर या ह्यूमैनिटी की खिदमत जो है, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड हमें इनकलकेट करने की ज़रूरत है। टॉकिंग अबाउट कि तलबा या स्टूडेंट्स में ये बहुत लेटर एज की बातें भी, मतलब ये जो टॉपिक है एक्चुअली ये डाइवर्ज हो रहा है उस पॉइंट पे कि तलबा में कैसे करें। सो सिंस वी आर नॉट गोइंग बैक टू द चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग, तो तलबा में देखें बात ये है कि उनको इस चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा जो है वो बार बार दिलाने की ज़रूरत है। और जैसे कि हमारे बाकी जो हमारे रिस्पेक्टेबल गेस्ट्स हैं, इन्होंने भी ये बात बोली कि इट्स नॉट अबाउट कि आपके पास कितना पैसा है और आप पैसा दे के ही जो है वो किसी की मदद कर सकते हैं। वही बात है कि ज़िंदगी में हर चीज़ पैसे से ख़रीदी नहीं जा सकती है, ठीक है। मैं इस खिदमत खल्क वाली चीज़ को जो है वो थोड़ा सदक़े से रिलेट करूँगी कि जैसे कहते हैं ना कि एक स्माइल दे देना, अपने माँ बाप की तरफ मुस्कुरा के देख लेना भी एक जो है वो एक उससे भी बहुत सवाब मिलता है। तो सेम गोज़ टू कि आप अगर किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, आप उसकी तरफ मुस्कुरा के देख लें, एंड ट्रस्ट मी, आप किसी को मुस्कुरा के देख लें तो उसका दिन बन जाएगा। यू कैन जस्ट मेक द डे ऑफ दैट पर्सन। सो ये कोई खिदमत खल्क शायद एक नाम से बहुत भारी सी एक्टिविटी लगती है कि पता नहीं इसके लिए क्या आपने पहाड़ तोड़ने हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ों से है, ये बहुत छोटी चीज़ों से इसका ताल्लुक़ है। आप किसी को उसके फ्यूचर के बारे में गाइड कर दें, किसी ऐसी चीज़ के बारे में उसको आशना करा दें जिसके बारे में उसको पता भी नहीं है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, आप उसकी डायरेक्शन उसको दुरुस्त करके दे दें, आप उसको गाइड कर दें। एंड देन यू नो, तलबा में इसकी अहमियत और इसके बारे में ये चीज़ उनको रूशनास कराना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हमारे पास बहुत सारे ऐसे जो है स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे सोशल एक्टिविटीज़, सोशल वेलफेयर वर्क जो है वो एक
पार्ट ऑफ करिकुलम भी होता है। और अभी भी हमने इसकी फिर से सजेशंस भी दी हैं कि ये एक पार्ट ऑफ करिकुलम होना चाहिए कि आपने कुछ पर्टिकुलर टाइम पे जो है किसी भी ऐसे इदारे में सर्व करना है जहाँ पे आपको मतलब मॉनेटरली पे बैक नहीं किया जाएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जिस तरह से हम सोच सकते हैं कि हम तलबा में या स्टूडेंट्स में या न्यू जनरेशन में ये चीज़ इनकलकेट कर सकते हैं बाय मेकिंग इट पार्ट ऑफ द करिकुलम। मतलब तलबा में तो इस तरीके से किया जा सकता है, बट इसकी रूट्स जो हैं दे आर बैक टू द चाइल्डहुड कि ये बहुत अर्ली एज में, सिंस आपका क्वेश्चन इज लाइक कि तलबा में कैसे किया जा सकता है, तो इंस्टीट्यूशंस या एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट द बेस्ट दे कैन डू इज कि वो इसको पार्ट ऑफ करिकुलम बनाए, एक एक्टिविटी आपकी डिग्री की जो है कंप्लीशन का एक हिस्सा बन जाए कि आप लोगों ने जो है वो एक पर्टिकुलर इदारे में सर्व करना है। तो आई थिंक दैट्स द वन वे टू इट। बिल्कुल। और इसके लिए हम किस तरह से एफर्ट्स कर सकते हैं, वालिदैन और असातिज़ा कराम का इसमें क्या किरदार है, इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक की जानिब नाज़रीन हम बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज का पहला टॉपिक जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है, नौजवानों में खिदमत खल्क का जज्बा परवान चढ़ाना कितना ज़रूरी है, इसको इन्हांस करना, ग्रूम करना मौजूदा दौर की अहम ज़रूरत है। और इसके लिए हम ये ज़रूरत अगर पूरी करना चाहते हैं, अगर हम वालिदैन हैं, हम असातिज़ा कराम हैं, तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है और नौजवानों को रहनुमाई फ़राहम करनी है, उनको गाइडलाइन देनी है। उनको कैसे गाइड करेंगे, इस पर अब हम डिस्कस करेंगे अपने तीनों मेहमानों से कि वो हमें क्या बताएंगे कि किस तरह से नौजवानों को हम बता सकते हैं कि खिदमत करना, दूसरों की मदद करना, दूसरों को सपोर्ट करना, किसी दूसरे को इनकरेज करना कितना ज़रूरी है। और ये ओवरऑल सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में अगर बात की जाए तो कितना ज़रूरी है एक माशरे को बेहतरीन माशरा बनाने के लिए कि उस माशरे में रहने वाले अफराद के अंदर खिदमत खल्क का जज्बा हो। जाहिद साहब, आप किस तरह से देखते हैं इस बात को कि सोसाइटी के अंदर अगर हम बेहतरी लाना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे की खिदमत करनी है? जी बिल्कुल। इसके लिए मैं यही कहूँगा कि अर्ली चाइल्डहुड, प्राइमरी एजुकेशन, और उसके बाद जब यूनिवर्सिटी लेवल पे स्टूडेंट लास्ट टाइम होता है उसके स्टडीज़ का, उसके बाद उसने अमली ज़िंदगी में कदम रखना होता है। ये जो स्टेजेस हैं इनके ऊपर स्टूडेंट्स के अंदर एहसास पैदा करने की ज़रूरत है, इंसानियत को उजागर करने की ज़रूरत है कि इंसान का वजूद क्यों है, इंसान की असल चीज़, इसकी कोई भी बिजनेस, हर एक्टिविटी हो रही है वो लिंक है इंसान से। अगर इंसान को आप बीच में से निकाल दें तो आप बेमानी हैं, आपका सब कुछ भी नहीं है। तो ये दर्जा जो है, ये लेवल है, ये ऑफ कोर्स कोचिंग से और स्टूडेंट्स की घर के अंदर के माहौल से, एक दूसरे की कदर से, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम एहसास लोगों में, बच्चों में पैदा करें, रियलाइज़ करवाएं कि इंसान इम्पोर्टेंट है और सब इंसान बराबर हैं। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें ऑटोमेटिकली फिर जो है वो सोसाइटी के अंदर आ सकेंगी। बिल्कुल आ सकेंगी। और इसके लिए वालिदैन जिस तरह से अभी जाहिद साहब ने कहा कि किरदार अदा करेंगे, वहीं टीचर्स ने भी बच्चों को सिखाना है कि किस तरह से एक दूसरे की मदद की जा सकती है, खिदमत की जा सकती है। जुल्फ़िकार साहब, आपकी जो पहले बात रहती थी उसको भी कंप्लीट करें, और साथ ही हम जो है वो जहाँ असातिज़ा कराम के किरदार को डिस्कस करें, तो एक उस्ताद किस तरह से ये जज्बा खिदमत खल्क एक बच्चे के अंदर इनकलकेट कर सकता है? जी थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक तो मैं पहले भी बात कर रहा था कि खिदमत के जज्बे का जो तस्वर है वो ठीक होना चाहिए। मालो असबाब, दौलत, पैसा, इस नॉट कि सिर्फ इसी से खिदमत आ सकती है। मैं समझता हूँ कि एक भूखा आदमी है वो भी खिदमत कर सकता है। सही। अच्छा, आप जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, डॉक्टर साहबा ने भी कहा, किसी को रास्ता देना, किसी को मशवरा देना, किसी को टाइम देना, डेफिनेटली, ठीक है, किसी के लिए कोई भी आसानी करना, ये सारी खिदमत के हैं। और खिदमत का ताल्लुक दिल से होता है कि आपका दिल जितना बड़ा है, मे बी आपके पास बहुत मालो असबाब और दौलत हो लेकिन दिल इतना बड़ा ना हो, और ऐसी बहुत सारी एग्जांपल मौजूद है। बिल्कुल देखा गया बहुत दफा। अच्छा, जो दूसरी बात ये है कि जब ये जज्बा, बेसिक जिम्मेदारी तो वालिदैन और असातिज़ा ही की है, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि
हमारी पेरेंटिंग के अंदर कभी इन चीज़ों के ऊपर इनकलकेट ही नहीं किया गया। ब्रांडेड चीज़ों के अंदर कॉर्पोरेट कल्चर के ऊपर फोकस किया गया। सही। और माजरत के साथ, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं, स्कूल से लेके पढ़ाया भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, तो उस्ताद को भी एक पूरा कॉर्पोरेट कल्चर बना दिया गया और उसको ऐसे उससे गुजारा जाता है अनफॉर्चुनेटली कि वो तनख्वाह के लिए काम कर, वो खिदमत का वो है ही नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अगर वालिदैन जो हैं, यानी हमारे बच्चे अगर ये देखें कि मेरे वालिद या मेरी वालदा सेक्रीफाइस कर रही हैं, तो वो कल सेक्रीफाइस करेगा दूसरों के लिए। अगर मेरे बच्चे ये देखेंगे कि उनका उस्ताद है, वो उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम कोई पढ़ा रहा है, वो इतना ज़्यादा अपने पैशनेट है अपने पेशे के साथ कि वो बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ाई जा रही हैं उसे। अच्छा, आप अगर एक सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप कहते हैं मैं फर्स्ट ईयर वाले को पढ़ा दें। सही। आपको अल्लाह ताला ने इल्म दिया है, आप कहते हैं मैं शेयर करना शुरू कर दूँ। आपको अल्लाह ताला ने आसानियाँ दी हैं तो आप कहें कि मैं आसानियाँ बांटना शुरू कर दूँ। ये सारी चीज़ें असातिज़ा और थ्रू वालिदैन इनकलकेट इसी तरह होंगी जब हम करेंगे, क्योंकि खिदमत का वो जिसको हम कहते हैं ना, मजमून लिखने से बच्चे के अंदर कभी इनकलकेट ना ही नौजवानों के अंदर हो सकता है। ठीक है, हम इसी माशरे के अंदर रहे, यहाँ पे ही हैं। मुझे वो मेरे ख्याल में फेसबुक के जो फाउंडर हैं, उनकी बेटी की 5-6 साल पहले शायद बर्थ हुई, तो उन्होंने एक बड़ी अमाउंट जो है वो डोनेशन के लिए दी। तो ही एक्चुअली रोट इन बुक, बेटी के लिए लिखा कि इस खुशी के मौके पे मैंने इतनी डोनेशन दी है, कि मेरी दुनिया बड़ी खूबसूरत है, लेकिन ये इसलिए मफहूम उसका ये था कि तुम्हारे लिए, ताकि तुम आने वाला जो वक्त हो, मैं आसानियाँ पैदा कर रहा हूँ तो तुम्हारे लिए भी आसानी है। तो चाहे आप एक घर हो, एक घर के अंदर वालिदैन इनकलकेट कर देते हैं, एक उस्ताद इनकलकेट कर देता है, एक मुआशरे के अंदर रहते हुए इनकलकेट कर देते हैं, तो ये हम अपने लिए सिर्फ नहीं, आने वाली नस्ल के लिए वो सारा एक माहौल बना रहे होते हैं, क्योंकि उसके अंदर ये चीज़ें इनकलकेट हो जाती हैं। अच्छा, इसके साथ एक बड़ी चीज़ लिंक है, मुआशरे के अंदर अगर खिदमत का जज्बा ओवरऑल नौजवानों में पैदा हो जाएगा तो होगा क्या। सही। लेकिन सबसे अहम चीज़ है जिसको हम फोकस नहीं करते, वो है पीस ऑफ माइंड, सुकून। पूरा मुआशरा सुकून की उसकी जो कैफियत होती है वो सुकून हासिल करता है कि अच्छा यार ये चीज़ें इस तरह से होनी चाहिए। सही। वजह क्या है, हम समझते हैं कि बेहतरीन गाड़ी है या बेहतरीन घर है या बेहतरीन बिस्तर है, ये हार्डवेयर टाइप होते हैं, तो सुकून है सॉफ्टवेयर। ये चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें जो ब्लेसिंग की सूरत में दी है आराम के लिए, इनसे सुकून हासिल नहीं किया जा सकता। एग्जैक्टली ऐसे। अब असातिज़ा और वालिदैन, जब बच्चे, एक स्टूडेंट जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि प्री प्राइमरी से बच्चे की वो तरबियत स्टार्ट हो जाती है, तो अगर वो इस तरह से इनकलकेट करेंगे कि आपने आसानियाँ बांटनी है, जो जैसे कर सकता है वो जिस तरीके से भी कर सकता है वो करे, तो वो चीज़ें अगली जनरेशन को मुंतकिल हो जाती हैं। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल इसमें ये है, हम मुझसे अक्सर यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट भी ये पूछते हैं कि मैं जब इस पोजीशन पे पहुंचूंगी या पहुंचूंगा तो मैं फिर ये करूंगा। सही। तो इसका तो कोई भी नहीं जानता कि आपको वो पोजीशन मिलेगी नहीं मिलेगी, ये तो अल्लाह ताला के हाथ में सब कुछ, कि आप अगले मिली सेकंड में भी जिंदा भी हैं या नहीं। लेकिन आप जो कुछ कर सकते हैं, मतलब आपको अल्लाह ताला हर बंदे को देखें, मेरा तो ये तजर्बा ये कहता है कि 15 साल इस एजुकेशन के अंदर हो गए कि हर बंदा कुछ ना कुछ कर सकता है। कोई मशवरा अच्छा दे सकता है, कोई टाइम दे सकता है। हम क्या करते हैं अनफॉर्चुनेटली कि हम खिदमत भी बुढ़ापे में जाके करते हैं, हम कपड़े भी पुराने देते होंगे ज़्यादा तो ही चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी, हम कपड़े भी पुराने देते हैं, हम खाना भी, अगर किसी को घर में काम करने वाली या काम करने वाला है तो जो बच गया वो देते हैं। तो आप जो बांटेंगे वो आपको रिटर्न की सूरत मिलेगा, और ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ये कोई हवा में बात नहीं है। जो आप बांटेंगे आपको मिलना शुरू होगा। आपको अल्लाह ताला ने जो अपनी इस्तात के मुताबिक जो भी दी है चीज़, वो आप बांटे, आपको रिटर्न में मिलेगा। आप इज्जत करेंगे, इज्जत रिटर्न में मिलेगी। अच्छा, इसी में ये एक तस्वर है, वो रिज़्क का है। लोग समझते हैं कि पैसा है, ये रिज़्क है। आपको अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं, आपकी लोग इज्जत करते हैं, आप सेहतमंद हैं, आप खुशहाल हैं, आपकी बीवी बहुत अच्छी, आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, आपको बेहतरीन उस्ताद मिले, आपको दोस्त बहुत अच्छे मिले, ये सारी नेमतें आप ये सारी इनकलकेट करना शुरू कर दें,
रिटर्न की सूरत में आपको बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरों के साथ शेयर करना ही बहुत ज़रूरी है और शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को डेवलप कैसे किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि हमारे बच्चों में भी ये कॉन्सेप्ट किसी हद तक लैक होता दिखाई दे रहा है। क्यों डॉक्टर सादिया ऐसा होता है कि पहले वक्तों की अगर बात की जाए तो लंच शेयर करना, अपनी पेंसिल शेयर करना, बड़ा इसको जो है वो इन्हांस किया जाता था। लेकिन आजकल हम ये देखते हैं कि अगर कोई बच्चा ये कह दे कि मैंने अपना लंच अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया या मैंने अपनी पेंसिल एक्स्ट्रा थी उसको दे दी, मुझे अच्छी लग रही थी, उसको पसंद आई, मैंने उसके साथ एक्सचेंज कर ली, इस बात पे भी बच्चों को डांटा जाता है। तो जब हम ये कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे फिर नौजवानों की रहनुमाई कैसे होगी? वेरी ट्रू। अच्छा, आपके इस ये जो आपने अभी जो रिसेंटली ये जो अभी जस्ट क्वेश्चन पूछा है, इससे आई वुड रेफर टू एन इंसिडेंट दैट जस्ट रिसेंटली हैपेंड टू मी। देखिए, एक ज़माना हुआ करता था, हमारे वालिदैन के फ्रेंड्स होते थे, हमारे फैमिली में लोग होते थे, उनको कभी हम पे प्यार आता था, वो हमें प्यार कर देते थे, थपकी देते थे, सर पे हाथ रखते थे। नाउ देयर इज़ अनदर कॉन्सेप्ट, यू नो, अब आपको किसी का बच्चा अच्छा लगा, आप उसको प्यार भी नहीं कर सकते, यू नो, पेरेंट्स बहुत ऑफेंड हो जाते हैं। सही है। मैं इस पे ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं कर सकती, बट यू नो दिस लीड्स टू द फैक्ट, ये जो आपने कहा कि लंच शेयरिंग नहीं करनी, चीज़ें शेयर नहीं करनी वाला कॉन्सेप्ट, मतलब किसी के अगर पास कोई स्टूडेंट पेंसिल नहीं लेकर आया तो हम तो ऐसे ही किया करते थे कि हम अपनी उसको पेंसिल दे दें। आई मीन दिस, हम स्पेयर हमारे पास जो चीज़ है अपनी बेस्ट कैपेसिटी में हम उसको हेल्प आउट करें, बट ये चीज़ें अब हम वैल्यूज से बहुत दूर होते जा रहे हैं। अभी शायद बच्चों को ये बताया जाता है कि बेटा आपको कोई प्यार भी करे तो यू नो यू जस्ट हैव टू से नो टू देम, तुम्हारी है। हाँ, और इसी तरीके से अब आपने किसी को कुछ देना भी नहीं है, कोई चीज़ कोई शेयरिंग नहीं करनी, कोई लंच हो गया, कोई किसी के पास कुछ नहीं है। सो आई डोंट नो फॉर सम रीज़न ये चीज़ें वैल्यूज़ से दूर होने की वजह से बच्चों में वो जो खिदमत खल्क वाला कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीज़ें समहाउ अब उस तरीके से तरबियत का हिस्सा नहीं है जिस तरह अर्ली चाइल्डहुड में ये चीज़ें तरबियत का हिस्सा होती हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बात की और हम सभी इस टॉपिक के ऊपर बात करें कि ये खिदमत खल्क का जो जज्बा होता है वो सिर्फ ये नहीं होता कि आप मॉनेटरीली किसी को हेल्प आउट कर दें तो आप उसकी खिदमत कर सकते हैं, और भी बहुत सारे वेज हैं। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझती हूँ जो कि आजकल के माशरे में बहुत ज़रूरी है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा, पीस ऑफ माइंड की बात है। आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते ना, सो एक पीस ऑफ माइंड का ही जरिया बन जाए, ये उसके लिए बहुत बड़ी खिदमत है। यकीनन उसकी ज़िंदगी में अगर आप फूल नहीं बिछा सकते, एटलीस्ट कांटे ना बिछाएं, ये बहुत बड़ी खिदमत है। और ये हम अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं, हम अपनी वर्क प्लेस पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी खिदमत है। आप किसी के लिए आउट ऑफ द वे जाके कुछ अच्छा नहीं कर सकते, आप किसी के बारे में उसकी गुड डीड्स को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते, एटलीस्ट उसकी बुरी बातों को अपने तक रखें और स्पेकुलेट नहीं करें और उसके लिए अजियत का सबब नहीं बने। सो सेम गोज फॉर रिलेशनशिप, मतलब अपने पर्सनल रिलेशनशिप में भी एक बतौर मतलब आपकी आपस में जो भी फैमिली में रिलेशनशिप्स हैं, द बेस्ट यू कैन डू फॉर समबडी इज आप उसके लिए ये करें ताकि वो अपनी ज़िंदगी की बाकी चीज़ों में अच्छा परफॉर्म कर सके। मतलब आप उसके लिए टेंशन का सबब ना बने। तो खिदमत एक ये भी है, बट आई थिंक अगेन ये चीज़ें इसलिए बहुत कम होती जा रही हैं बिकॉज हम अपनी वैल्यूज़ से भी थोड़ा सा दूर होते जा रहे हैं। बतौर इस्लामी मुआशरा भी, अदरवाइज भी हमारा जो एक सब कॉन्टिनेंट का एक अपना कल्चर है, सब कॉन्टिनेंट का एक अपना कल्चर था, लेकिन हम इन वैल्यूज से दूर होने की वजह से जो है वो इन सारी चीज़ों से हम बहुत दूर होते जा रहे हैं। और वो जो खिदमत खल्क का कॉन्सेप्ट है वो अब किसी के लिए सुकून, किसी के लिए बायसे सुकून बनने से ज़्यादा हमें ये है कि हम कितना ज़्यादा उसको शो ऑफ कर सकते हैं, हम कितना ज़्यादा उसको एक जैसे सर ने कहा कि कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर हम उसको कितना ज़्यादा यू नो हाईलाइट करके दुनिया को दिखा सकते हैं। आई मीन ये बहुत अच्छी बात है कि आप कोई भी अच्छा काम करें, वो दूसरों तक ज़रूर पहुंचना चाहिए बिकॉज दूसरों को इससे इंकरेजमेंट भी मिलती है और बहुत अच्छे आइडियाज भी मिलते हैं, और एक तरीके से आप एक अच्छी एग्जांपल माशरे में बना सकते हैं और लोगों को ये भी बता सकते हैं यू नो कि अच्छे लोग अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। बट जब आपकी एक अच्छी एक्टिविटी का सोल पर्पस ये होगा कि आपने इसको फेसबुक पे लगाना है या आपने इसको सोशल मीडिया पे अपनी एंडोर्समेंट करनी है या अपनी किसी अच्छाई की एंडोर्समेंट करनी है, तो वो उस चीज़ का मकसद फौत हो जाता है। बिल्कुल तो आपकी अच्छाई भी जो है वो फिर अच्छाई नहीं रहती बिकॉज वो आपको पता है कि वक्ती तौर पे आप फॉर द टाइम बीइंग जो है एक तो आपकी अच्छाई नहीं है, दूसरा हम ये भी भूल जाते हैं कि किसी दूसरे की सेल्फ एस्टीम कितनी बुरे तरीके से हर्ट हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप किसी की इज्जत नफ्स मजरू कर रहे हैं ये सब कुछ करके, मतलब आप अपने आप को तो बहुत एलिवेट कर रहे हैं, आप अपने आप को तो बड़ा हाईलाइट भी कर रहे हैं और अपनी चीज़ें
में दिखा रहे हैं, लेकिन वो जिसके साथ आप ये सब कुछ कर रहे हैं, जिसके लिए आपने आसानी पैदा की, प्रॉब्ली वो नहीं चाहता फॉर सम पर्सनल रीजंस के किसी को भी पता चले कि ही हैज बीन उसकी मदद की गई है किसी भी कैपेसिटी में, या मतलब पैसों के हिसाब से आपने किसी को खाना खिला दिया, या आपने किसी को मशवरा देके। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी कॉन्सेप्ट है कि हम किसी को मशवरा देते हैं और हम उसको गाइड करते हैं, उसके बाद जब हम देखते हैं कि लाइफ में वो सक्सेसफुल हो जाता है, फिर हम 4 बंदों में बैठ के बताते हैं ये मैंने आज गाइड किया था, ये मेरा मशवरा था। हाँ जी, ये मैंने कहा था तो ये आज, वरना ये तो ना होता ऐसे। तो बात ये कि आपको थैंकफुल होना चाहिए उस जात का कि अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप दूसरों को मशवरा भी दे सकते हैं। वो अगर ना चाहे तो आप किसी को मशवरा भी नहीं दे सकते, आपके जहन में वो आइडिया भी नहीं आ सकता है। तो अल्लाह ताला ने अगर आपको वसीला बना दिया है और वो शख्स किसी अच्छी जगह आपके दिए गए मशवरे की वजह से पहुंच गया है, या उसको जिंदगी में कामयाबी मिल गई है, तो बजाय तकब्बुर करने के उस पर आपको शुक्र होना चाहिए। बिल्कुल, तो बजाय इसके कि आप उसकी जो है वो तज़हीक करें और अपनी चीज़ों को हाईलाइट करना शुरू कर दें कि जी बूस्ट ऑफ करना शुरू कर दें कि मेरी वजह से हुआ है, तो इससे भी बराए मेहरबानी जो है वो गुरेज करें और शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी फहम फरासत दी थी कि आप उसको जिसकी बुनियाद पर आपने उसको मशवरा दिया या एक अच्छी बात शेयर की। लेकिन हम ये देखते हैं कि 2 कॉन्सेप्ट इस वक्त हमारी सोसाइटी में, एक तो हम ज़रूरत पूरी कर देते हैं किसी दूसरे की, और जिस तरह से डॉक्टर सादिया ने कहा कि फिर उसको शो ऑफ करते हैं और चाहते हैं कि हमारी प्रोमिनेंसी हो, हमें लोग सराहें कि हमने उसकी मदद की। लेकिन दूसरी जानिब जाहिद साहब, हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे भी कंजूसी का शिकार होते हैं और वो ये कहते हैं कि क्यों हम किसी की ज़रूरत पूरी करें, किसी को अगर ज़रूरत होगी या किसी की कोई डिमांड होगी तो वो आके हमसे कहेगा, फिर हम उसकी ज़रूरत पूरी करेंगे। इस कॉन्सेप्ट पे क्या कहेंगे? इसमें मेरे ख्याल में मैं यही कहूँगा कि नफ्सा नफ्सी का जो आलम है, या इसमें हम हर चीज़ में अपना फ़ायदा सोचते हैं कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। सही, चाहे असाइनमेंट ही कोई हो, ऑफिस के अंदर ही है, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन कोई और है, आपको एक दिन काम दे दिया जाता है, आपको सैलरी कुछ और चीज़ की मिलती है, तो हम सबसे पहले इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा, मैं किसी को। और दूसरी चीज़, हमारे अंदर जो अना जो है वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हम किसी को खुद जाके अच्छी बात बता नहीं सकते, या इस चीज़ का सहारा लेते हैं कि जी फ़लाँ मेरे पास आया नहीं है, या जाएगा तो वो समझेगा कि मैं शायद उससे ज़्यादा कोई बरतर हूँ। कुछ एक आध केस ऐसे हो, फेवर क्यों दूं, या कल दूसरा जो है इस मशवरे से अगर वो मुझसे ज़्यादा मेहनती है, उसको सिर्फ गाइडलाइन की ज़रूरत है, आपको नज़र आ रहा है, अगर वो ज़्यादा हो जाएगा तो मुझसे कल आगे निकल सकता है या फैमिली में आगे जा सकता है। बिल्कुल, तो मैं उसको अच्छा मशवरा क्यों दूं। बहुत सारी ऐसी सोचें हैं जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। जाहिद साहब से गुफ्तगू करेंगे, एक ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज के 2 टॉपिक्स जिन पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, जिसमें सबसे पहले बात हो रही है नौजवानों को गाइड करने के हवाले से, और नौजवानों के अंदर हम जो है वो खिदमत खल्क का जज्बा किस तरह से परवान चढ़ा सकते हैं, किस तरह से इनकलकेट कर सकते हैं, उनको किस तरह से तरबियत दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि उन्होंने दूसरों को साथ लेकर चलना है, दूसरों का सहारा बनना है, दूसरों की मदद करनी है, दूसरों को सपोर्ट करना है, और उनको इनकरेज करते हुए अपनी कामयाबी में उनको भी कहीं ना कहीं हिस्सेदार बनाना है, ताकि हम इस सोसाइटी का जो है वो एक वक़ार बरकरार रख सकें, हम इस सोसाइटी को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा कर सकें, और हम एक दूसरे के साथ मिलकर इस मुल्क का नाम रोशन कर सकें, इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। इसके साथ साथ आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है, अब हम उसकी जानिब बढ़ेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि स्टूडेंट्स में बढ़ता हुआ ये जो मादा परस्ती का कॉन्सेप्ट है, मटेरियलिस्टिक अप्रोच हम देख रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हो रही है। इसकी क्या रीज़न है, इसको कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है, इसके नुकसानात के हवाले से बात होगी, ओवरऑल बात होगी,
कि एक इंसान की अपनी शख्सियत को किस तरह से मादा परस्ती में मुब्तला होना जो है वो मुतासिर करता है, ना सिर्फ उसकी अपनी शख्सियत बल्कि उसके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उन पर क्या इम्पैक्ट क्रिएट होता है, वो किस तरह से सफ़र करते हैं कि अगर उनके दरमियान रहने वाला एक फ़र्द जो है वो मादा परस्ती में मुब्तला है, उसे मैं, मेरा और मेरे लिए के अलावा कोई और सोच नहीं आ रही है, उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट है इर्द गिर्द के लोगों पर। और फिर ओवरऑल सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में जानेंगे कि एक सोसाइटी जिसमें रहने वाले अफराद के अंदर मादा परस्ती बहुत तेज़ी से डेवलप हो जाती है, तो फिर उस सोसाइटी का फ्यूचर क्या होता है, कितने नुकसानात होते हैं, कितनी नाहमवारियाँ होती हैं, इनको भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड आप हमारे से कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, या फिर हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनसे कोई सजेशन लेना चाहें, तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। स्टूडियोज़ में जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एक मरतबा फिर से उनका तारुफ कराते हैं और उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी, डॉक्टर जाहिद इकबाल साहब हमारे साथ हैं, जुल्फ़िकार जंजुआ साहब हमारे साथ हैं और डॉक्टर सादिया फातिमा हमारे साथ हैं, जिनसे हम जो है इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड गुफ्तगू करें। ब्रेक पर जाने से कबल जाहिद साहब से बात हो रही थी और हम कह रहे थे कि जब हम वापस आएंगे तो आप ही से कंटिन्यू करेंगे। जाहिद साहब, अब हम दूसरे टॉपिक को भी अगर इसमें शामिल करें कि खिदमत खल्क का जज्बा क्यों नहीं जो है हम देख रहे हैं अपने नौजवानों में, तो इसकी बहुत बड़ी रीज़न जो है वो मादा परस्ती में मुब्तला होना है, फरमाइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि मादा परस्ती लफ्ज़ी इसकी जो मीनिंग है, चीज़ों से मोहब्बत, अशिया से मोहब्बत। जब आपकी लगन, आपने देखा होगा इंसान हमेशा वो चीज़ें जोड़ता है या इकट्ठी करता है जिसके ऊपर उसका बिलीव बैठ जाता है कि ये हमें काम आने वाली हैं, इसका हमें ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये जो तलबा का जैसे मौजू है, ये मैं समझता हूँ, जो मेरे और भी बहुत सारी वजूहात हैं, ये सोसाइटी से ये बच्चे लेते हैं कि जैसे कि रुपया पैसा है, जब वो सोसाइटी में देखते हैं कि कौन सी चीज़ बिकने वाली है जिसकी एवज़ आपको हर रिटर्न मिल सकता है, वो एक है पैसा, दूसरी है शोहरत, तीसरी आपके साथ जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके अलावा आपकी लग्जरी स्टाइल है। इसकी वजह से फिर आपकी जो अपनी पर्सनालिटी है, जो एक्चुअल जो आप कर सकते हैं वो नहीं कर पाते, क्योंकि आप इन चीज़ों के सहारे आप जी रहे होते हैं और इनकी बेस पे। और यही वजह है कि फिर आगे चल के आपकी सोसाइटी के अंदर ऐसे जो नौजवान हैं वो नहीं आ पाते जो कॉम्पिटेंट हों एक्चुअल में, जो प्रैक्टिकली अपना रोल अदा कर सकें इस सोसाइटी के अंदर और इंस्पायर कर सकें लोगों को। और ये जो मादा परस्ती की जो ट्रेनिंग जिसको मैं कहूँगा, ये हम सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार जो है ऑफ कोर्स वो हम वालिदैन ही होते हैं, जो घरों से अपने बच्चों को हम डिस्कस कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं फ़लाँ क्या सोचेगा, फ़लाँ क्या कहेगा, एक ऐसा घर होना चाहिए, गाड़ी ऐसे होनी चाहिए, चाहे आमदन जो भी है, चाहे जिस भी तरीके से चीज़ें इकट्ठी की जाएँ, चाहे किसी का गला काट के किया जाए। तो यही वजह है कि जैसे हमारा पहला टॉपिक था, अगर मादा परस्ती किसी भी सोसाइटी में बढ़ जाएगी तो वहाँ जो खिदमत खल्क का जो जज्बा है वो ऑटोमेटिकली क्या होना, ख़त्म होता चला जाएगा। और आज की जो सूरत हाल है, ख़ासकर हम अपने मुआशरे की और अपने मुल्क की बात करें तो उसमें नफ्सा नफ्सी की आलम के तौर पे हर इंसान को खड़ा कर दिया गया है। और उसमें फिर छोटी चीज़ है ये ब्रांडिंग जो मैं कहता हूँ, आप किसी को वो करना, ये बहुत मामूली चीज़ रह जाती है जब आप उसको अशिया से, जैसे एक आम किसी भी चीज़ से इंसान को मोहब्बत होती है, चाहे वो हकीकी हो या मजाजी हो, तो इंसान उसमें एक किस्म का पागल हो जाता है, दीवाना कहलाता है वो। अगर ये मादा परस्ती के अंदर भी अगर ये शिद्दत आ जाए और चीज़ें आ जाएँ तो इंसान इसी तरीके से वो इस चीज़ में बिल्कुल अंधा और बहरा और पागल हो जाता है। फिर उसे कुछ और नज़र नहीं आता, कुछ सुनाई नहीं देता, आ रहा हो उसको उस तरीके से इकट्ठा करता है। और ऑफ कोर्स फिर उसके बाद माशरे का क्या हाल होता है तो उसको हम अपनी आंखों से इस वक्त भी देख बिल्कुल। इस बढ़ते हुए रुझान को ख़त्म करने से पहले इस रुझान की वजूहात जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो जुल्फ़िकार साहब, आपकी नज़र में क्या वजूहात हैं, क्यों मादा परस्ती इतनी बढ़ती चली जा रही है? अच्छा देखिए, ये चीज़ जहाँ से शुरू होती है मैं उसका आगाज़ करता हूँ कि हम एक तो तरबियत बिल्कुल साइड भी कर दी गई और तालीम को फोकस तो कर दिया गया। खिदमत के हवाले से तो मेरा एक बड़ा सिंपल सा वर्ड मैं कहता हूँ कि खिदमत ज़िंदा रहनी चाहिए, इंसान ज़िंदा रहे या ना रहे, सही हमेशा है। अब ये जो मटीरियलिस्टिक है, आप ये देखिए कि जहाँ से ख़ानदान बनता है आपको मोस्टली ये केसेस मिलेंगे। आप एक नौजवान से पूछें तुमने शादी करनी है, तुम डिमांड क्या है, वो पहला लफ्ज़ कहेगा खूबसूरत लड़की होनी चाहिए, वो बाकी चीज़ों को छोड़ देगा, पहली बात उसकी ये होनी चाहिए।
उसकी फैमिली का पूछेगा, वो प्रोफेशनल आजकल तो है तो ठीक है। अच्छा, दूसरी साइड से पूछें लड़का क्या करता है, वो कॉर्पोरेट के अंदर जॉब करता हो, उसके पास इतनी गाड़ी हो, उसका बेंगलोर इतना बड़ा हो, यहाँ से ख़ानदान की बुनियाद शुरू होती है। यानी मैं ये नहीं कहता कि हर कोई होगा, लेकिन मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है कि बुनियाद, अब जिस ख़ानदान की बुनियाद यहाँ बन रही है उसका फ्यूचर क्या हो। अच्छा, वो जितने फैमिली, क्योंकि हम फैमिली काउंसलिंग करते हैं, हर दूसरा केस, अगर मैं ये कहूँ हर केस, उसकी बुनियाद ही है। ये लोगों के पास लैंड क्रूजर हैं, सुकून नहीं है। लोग कहते हैं सब कुछ ले लें, सुकून देते। मुझे एक साहब मिले, वो कहते हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने अरबों रुपया दिया हुआ, मेरे बच्चे मेरे पैसे इस्तेमाल नहीं करते, मुझे नींद नहीं आती। मेरे बच्चे यही सोचते रहते हैं कि अब हुआ क्या कि एक्चुअली स्पेंड मैक्सिमम टाइम आउट ऑफ कंट्री और बच्चों से दूर रहे, वो जो एक पूरा टाइम उन्होंने गुजारना था, तो बच्चों के साथ अटैचमेंट नहीं हो सकी। अच्छा, दूसरा वो खुद मुझे बताते हैं कि मैं जब बच्चे छोटे थे तो मैंने एक एक करके बताता था, ब्रांडेड चीज़ पढ़नी है तुम मेरे बेटे हो, ब्रांडेड चीज़ पहननी है तुम मेरी बेटी हो। तो अब वो 70 साल के हैं इस वक्त, ऑलमोस्ट 68-70 साल के, वो खुद मुझे बताते हैं, वो कहते हैं कि ये मेरी एग्जाम्पल जो है ये आप सबको सुनाया करें कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन ये चीज़ें। तो हम यानी आप देखें ना कि एक बच्चा है, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जिससे मैंने सीखा। आप वो कोई चीज़, कोई खिलौना ही उसका टॉय है, तो बीइंग अ फादर या बीइंग अ मदर, ही इज डूइंग समथिंग विद टॉय, तो आप कहते हैं नो डोंट डू दिस, ये टूट जाएगा, ये बहुत महंगा है। अच्छा, वो अगला क्वेश्चन करता है ये कितना महंगा है। अच्छा, फिर वो चीज़ें इसी तरह से वो दोस्तों के साथ उसके अंदर इनकलकेट हो रही है, जिसको मैं कहता हूँ ना साइलेंट ऑब्जर्वेशन लगी होती है। हम वालिदैन जो है इसके ऊपर कोई और उठाने की कोशिश करेगा तो वो भी यही जवाब फौरन कहता है कि महंगा है। अच्छा, मुझे ये कैसे हुआ कि मैं इस गलती को तस्लीम करता हूँ बीइंग अ फादर, कि एक आध दफ़ा मेरे मुंह से कुछ 7-8 साल पहले कोई ऐसी ही बात निकली, कोई परफ्यूम पड़ा हुआ था या इस तरह से, तो मैंने सेम अल्फाज अपने बेटे के मुंह से सुन लिए। शायद वो 5 साल का था उस वक्त या 5.5 साल का हो, तो मेरे तो कान खड़े हो गए कि यार मतलब व्हाट आई सेड एक्चुअली। तो वो आपने खुद निकलकेट किया, अब आप इस पे परेशान है क्या? तो हम फौरन लर्न करना चाहिए। अभी भी टाइम होता है लेकिन हम इससे नहीं सीखते। अच्छा, इसी तरह से मैं लास्ट ईयर का आपको डाटा बताता हूँ। पाकिस्तान के तलबात जो हैं 64,000 ने मेडिकल टेस्ट के लिए अप्लाई किया। 3500 यानी 3500 सीट्स हैं पाकिस्तान के। हमारे वालिदैन, हमारा मुआशरा, हमारे असातिज़ा सब इस पे फोकस हैं, ये डॉक्टर बनो या इंजीनियर। अच्छा, आप इसके अलावा कुछ बनेंगे तो आप नाकाम। अच्छा, मैंने 2-4 फैमिलीज जो लोग हैं उनसे पूछा कि अच्छा आपकी बेटी अगर डॉक्टर नहीं बनेगी क्या होगा? सही, उसका अच्छा रिश्ता नहीं होगा। मतलब ये अजीबो गरीब बात, इंजीनियर नहीं बनेगा तो हमें क्या, उसका फ्यूचर जो है वो क्या हो। तो आप खुद जो है, अच्छा इंजीनियर नहीं बनेगा, आम जॉब करेगा, तनख्वाह कम हो। आप और मैं, हम सब इस माशरे के अंदर रहने, हम खुद इनकलकेट कर रहे हैं कि हम मटीरियलिस्टिक की तरफ जाएं। बिल्कुल। लेकिन बुनियादी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ से ख़ानदान बनता है वहाँ से सोच चेंज करनी चाहिए। वो किसी दौर में होता था, हमें भी मतलब 11-12 साल हो गए शादी को, कि 100 सलात का पाबंद हो, तो तरजीहात एक दौर में थी, लेकिन शायद अब वो भी एक नाम की चीज़ें रह गई हैं कि अच्छा वो एक फ़र्द हो तो दूसरा चेंज हो जाएगा, दूसरा हो तो पहला चेंज हो जाएगा। मतलब एक डॉक्टर साहबा इस पे मेरे ख्याल में बीइंग अ मदर शायद वो ज़्यादा रोशनी डालें, लेकिन आई ऑब्जर्व थिंग, एक दौर होता था कि मदर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ किड्स, वो तरबियत जो है उसकी बुनियादी जिम्मेदारी। आज का नौजवान चाहता है कि मैं उससे शादी करूंगा जो प्रोफेशनल हो। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि वो प्रोफेशन नहीं होना चाहिए, वो टीचर हो, डॉक्टर हो, ये मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन उसकी तरजीहात में शामिल हो जाए कि अगर वो जॉब कर रही है तो मैं तब उसके साथ शादी करूँ। उसकी शख्सियत कैसी है, उसके अंदर कौन सी क्वालिटीज हैं, वो वैल्यूज की कितनी पाबंद है, हम इस चीज़ को नहीं अब कंसीडर बिल्कुल नहीं। तो बुनियाद जब खानदान की, वहाँ से फिर जनरेशन, अल्लाह ताला का पूरा एक निज़ाम है। तो ज़री बात है, जब बुनियाद ही ऐसी होगी, सोच ही ऐसी होगी, उससे जो जनरेशन परवान चढ़ेगी तो उसका रिजल्ट बिल्कुल वहाँ पे भी हम यही देखेंगे। डॉक्टर सादिया, आपकी नज़र में क्या रीज़न्स हैं, जिस तरह के जुल्फ़िकार साहब ने और जाहिद साहब ने भी रीज़न्स पर बात की, तो किस तरह से हम जो है इन वजूहात को काउंटर कर सकते हैं कि क्यों हमारे स्टूडेंट स्पेसिफिकली जो है वो इतने मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं? अच्छा, देखिए, स्टूडेंट्स के मटीरियलिस्टिक होने की आपने वजह पूछी, तो मैं आपको बताऊं कि पहले तो मैं स्टूडेंट्स में मटीरियलिज्म कैसा है मैं आपको ये बताती हूँ।
उनकी जो अप्रोच है ना टूवर्ड्स लाइफ, दैट्स ओनली कन्फाइंड टू कि हमें कितने मार्क्स मिल रहे हैं, हमारे CGPA कितना आ रहा है एट द एंड ऑफ द डे, और दैट्स इट। दैट्स ऑल्सो एक ये भी एक मटीरियलिज्म की एक टाइप, मादा परस्ती की टाइप। आपको नहीं पता कि आपकी किरदार साजी कितनी अच्छी हो रही है, आपको नहीं पता कि आपकी लर्निंग कितनी अच्छी हो रही है, आप नहीं देख रहे हैं कि आपके उस्ताद, आपके असातिज़ा कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आप पे, ठीक है, दे आर गिविंग यू देयर बेस्ट, और आपको तालीम के साथ साथ तरबियत भी दे रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे अब चूँकि सेमेस्टर सिस्टम आ गया है, पहले एनुअल सिस्टम होता था, बोर्ड्स होते थे, आपको नहीं पता होता था आपके पेपर्स कहाँ जा रहे हैं, किधर से चेक होके आ रहे हैं, कौन चेक करेगा। अब वहाँ पे भी ना एक गिव एंड टेक का रिलेशनशिप आ चुका है। आपको पता है जो आपके इंस्ट्रक्टर्स आपको पढ़ा रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने आपके पेपर्स चेक करने। ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो मेरा दिल बहुत दुखता है इस बात को सोच के। पता है यहाँ तक भी है कि अगर आपके स्टूडेंट्स जो हैं उनके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो आप पढ़ा रहे हैं अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए ना, so trust me, जो सेमेस्टर खत्म होगा ना वो आपको सलाम भी नहीं करेंगे। That's also part of materialism. They would not see कि हमने क्या किया था या हमने हमारी क्या गलती थी। हाँ, तो वो अब जो उस्ताद की इज्जत है ना, that is proportional to the CGPA that they get. ठीक है, अब खैर उसमें वो अपना वाला पार्ट को भूल जाएंगे कि हमने क्या किया, हमने कितनी एफर्ट पुट इन की, या हमने कितनी सीरियसनेस या कन्विक्शन का मुजाहरा किया, या हम तो लूजर्स नहीं बने रहे थ्रू आउट सेमेस्टर, नहीं। सो ये चीज़ देख के जो है ना, टीचर ने हमारे साथ बुरा किया, टीचर ने बुरा किया, और वो फिर उसको उस तरह तोलते हैं। ये नहीं है कि वो आपका उस्ताद है और वो बहरहाल काबिल एहतराम है, बिल्कुल। और जिस तरह हज़रत अली का भी कॉल है कि जिसने एक भी चीज़ सिखा दी तो वो उस्ताद और वो फिर काबिल एहतराम है, लेकिन वो वाली चीज़ तो ख़त्म ही होगी ना। मतलब उस्ताद है, उसका जो भी आपका जो ग्रेड्स आए हैं दे आर जेन्युइन इज अनदर स्टोरी। मतलब वो जो भी है ना, स्टूडेंट्स उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाते और वो फिर जो अपनी रिजेंटमेंट है ना उसका इजहार इस तरीके से करते हैं कि वो आपको सलाम भी इस चीज़ के ऊपर नहीं करते, या वो आपके बारे में फिर गलत सही चीज़ें जो है वो मशहूर कर देते हैं। तो ये भी एक मटीरियलिज्म की टाइप। मतलब आप देखें कि बतौर पेरेंट्स मैं शायद अगर अपने स्टूडेंट्स को ये वाली बात समझाऊंगी तो उनको लगेगा कि शायद मैं उनको एक आने वाली सिचुएशन के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, लेकिन एज अ सोसाइटी हमें पहले तो स्टूडेंट्स को ये बताने की ज़रूरत है कि इट्स नॉट अबाउट ग्रेड्स, कि आप ग्रेड्स ही ज़िंदगी में, मतलब हमने उनके लिए इतना मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ बना दिए ना ग्रेड्स, CGPA, डिग्री को, कि फिर उनकी सोच और उनकी जो सुई है ना वो आके ग्रेड्स पे अटकती है, और इसी के ऊपर वो अपना लोगों को एहतराम, रिस्पेक्ट और जो उस्ताद की एक जगह है वो चीज़ वो उसी एंगल से, उसी पर्सपेक्टिव से सोच पाते हैं। वो इतनी लिमिटेड हो चुकी हुई है। सो आई थिंक एज पेरेंट्स हमें उनको बताने की ये ज़रूरत है कि इट्स नॉट अबाउट द मार्क्स, इट्स नॉट अबाउट द मटीरियल क्वान्टिफाइड ग्रेड्स जो कि मैटर करते हैं। इट्स अबाउट कि आपकी लर्निंग क्या हुई है, आपने क्या अचीव किया है, ठीक है, आप कहाँ थे और आप कहाँ पहुँच गए हैं, ये चीज़ मैटर करती है। और फिर एट द टॉप ऑफ इट जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है, बानसीब वाली बात है। बिल्कुल, आप जो मर्जी कर लें, आपने अगर अपने उस्ताद का एहतराम नहीं किया ना, तो या अपने माँ बाप का एहतराम नहीं किया तो आपने कुछ कभी कामयाबी हासिल नहीं। और एक और चीज़ इसी के हवाले से जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम लोग सब खिदमत खल्क की बात करते हैं जी, दूसरों के लिए करें, दूसरों के लिए आसानियाँ, दूसरों करते करते ना हम भूल जाते हैं कि हमें अपने घर में, बिल्कुल, चैरिटी बिगिंस एट होम, ठीक है, तो हमें अपने घर में इस चीज को, आपके पेरेंट्स आपसे राजी नहीं है तो आप दुनिया में किसी को भी राजी कर लें, क्या फायदा। लेकिन अक्सर औकात हम यही देखते हैं कि बाहर वालों के साथ तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा बिहेव करें, लेकिन घर वालों को तो देख भी नहीं है। बिल्कुल, आपके अपने बहन भाई आपसे खुश नहीं है, आपके घर में जो आपकी हाउस हेल्प है, जो काम करने वाले आपके लोग होते हैं, वो आपसे राजी नहीं है, तो बाहर आप जितनी मर्जी देंगे बांट लें, उसका कोई फायदा नहीं। सो आई बिलीव कि मटीरियलिज्म के साथ साथ ये भी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब हम उनकी मटीरियलिस्टिक अप्रोच से जब हम उनको दूर करें, तो ये भी बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एट द सेम टाइम वी हैव टू इनकलकेट द आइडिया कि चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपना घर में ही जो है ना वो गिव एंड टेक वाले रिलेशनशिप को ख़त्म करें कि कौन आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, और आप उसको उसी हिसाब से इज्जत देंगे, आपको उसको नहीं। इट्स नॉट अबाउट दैट। एक तो ये कि ये चीज़ बिल्कुल भी स्टूडेंट्स में भी, एंड देन ऑल्सो टेल देम, अपने स्टूडेंट्स को इस बात का जो है वो यकीन दिलाएं कि आपकी जो भी गुडनेस है ना, आपकी जो भी अच्छाइयाँ हैं, आप बाहर जितने अच्छे बन जाएं, आप बाहर घर में अच्छे नहीं है, अगर आप घर में अच्छे नहीं है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल, इसको हमने जो है वो बच्चों में इंकलकेट भी करना है, उनको इसके हवाले से तरबियत भी देनी है और उनको बताना भी है
कि घर से ही ये तमाम तर कॉन्सेप्ट शुरू होते हैं और फिर पूरी सोसाइटी तक फैल जाते हैं। जाहिद साहब, जैसे कि अभी डॉक्टर सादिया ने बड़ी अच्छी बात की कि स्टूडेंट्स जो हैं वो फोकस्ड हैं कि सिर्फ हमें एक पेपर का टुकड़ा मिले जिसे हम डिग्री कहें और जाके हम इसको जो है वो कैश कराएं, जल्द अज जल्द हमें अच्छी जॉब मिले। ये अप्रोच जो है वो इस वक्त हर स्टूडेंट के अंदर है, जो भी यूनिवर्सिटी में कदम रखता है, जो भी कॉलेज में जाता है, जो भी स्कूल में इवन जा रहा है, वहाँ पे भी हम ये देख रहे हैं कि बस अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएं, अच्छी से अच्छी डिग्री आ जाए। लेकिन इसके बरक्स हम ये नहीं देख पा रहे या हमारे बच्चे ये नहीं सोच रहे कि हम क्या दे सकते हैं। हमने अगर ये जो है वो कागज़ का टुकड़ा हासिल करना है तो इसके बस हमें भी कोई एफ़र्ट करनी है, हमें भी किरदार अदा करना है। हमारे से ये सोसाइटी है, हमने इस सोसाइटी की तरक्की में अपना किरदार अदा करना है। इसको कोई नहीं सोचता, बल्कि ये सोचते हैं कि जहाँ फ़ायदा होगा वहाँ देखी जाएगी, जहाँ फ़ायदा नहीं है वहाँ अपना किरदार अदा करने का क्या हमें जो है वो रिवॉर्ड मिलता है। मैं इसको इससे लिंक करूँगा कि जैसे अल्लाह ताला ने भी 1,24,000 से ज़ायद पैगंबर भेजे, ये बेसिकली ट्रेनर्स थे, कोच थे जो सोसाइटी को बिल्ड करते हैं। तो इसमें अगेन बात ट्रेनिंग पे आ जाती है, चाहे वो घर से है, चाहे स्कूल से है, कॉलेज से है या यूनिवर्सिटी से है। तलबा का इस वक्त जो लेवल बन चुका है या मौजूद हैं, जो कंटेंट हैं या सिलेबस हैं या स्कूल कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं या हम टीचर्स का उनके साथ जो लिंक या रिस्पॉन्स है, हमारे 100 अगर टीचर्स हैं किसी यूनिवर्सिटी के अंदर तो उनमें से हम देखें कितने लोग पैशनेट हैं, क्या वो खुद उनमें से कितने ऐसे हैं जो मटेरियलिस्टिक नहीं हैं, कितने ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स के साथ दर्द रखते हैं। ऑफ कोर्स मेरा ईमान ये है और आजमूदा चीज़ भी ये है कि अगर आप किसी स्टूडेंट्स के साथ सिंसियर हैं और वाकई ही उसकी हेल्प करना चाहते हैं, चाहे वो घर से हो, चाहे स्कूल से हो या कॉलेज से हो, वो उस इंसान के अंदर तब्दीली ला सकती है। और बाज़ औक़ात उसकी आपकी जो बात है, बातें तो बहुत सारे लोग हर जगह पे करते हैं, लेकिन जब इंसान कोई बात करता है तो अगर आपकी बात सिर्फ ज़ुबान से अदा होगी, वो आप पे कितना असर करेगी सब जानते हैं। एक शख्स की जो अमली इंसान होता है उसकी जो बात है वो अंदर से आनी चाहिए। तो अब बच्चे तो ऑफ कोर्स करना चाहिए, लेकिन अगर हम अपने ऊपर अप्लाई करें कि हम मैच्योर हैं, हम 40+ हैं, अगर हम में अब तक इतने टाइम के बाद, इतनी लर्निंग के बाद आने के बाद हम ये नहीं सोचने से कासिर हैं, तो एक जो यंगस्टर्स हैं उसमें एक जिस प्लान पे आप उस ट्रैक पे उनको लेके चला रहे हैं, उनसे आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो आपने बोया है आपने काटना वो है। और अब वो जो आ चुका है, अब दरमियान में अगर वो फसल खड़ी है उसको आपने आगे एक लेवल पे करना है, सोसाइटी के अंदर लाना है, तो अब से हमें जो काम करने की ज़रूरत है वो अगेन हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा, और माशरे के ऊपर आ जाती हैं कि आप उन्हें एक्सपेक्ट वो करें जो आप उन्हें दे रहे हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ करना तो बहुत कुछ चाहिए स्टूडेंट्स को, लेकिन अगर हम सिंपली डिमांड उनसे कर लेंगे और उन्हें रास्ते बता देंगे, शायद वो नहीं कर पाएंगे जब तक आप उनके साथ बैठ के खुद हेल्प नहीं करेंगे, उनके साथ साथ जोड़ के नहीं बैठेंगे। उसके लिए मैं एक सोल्यूशन भी ये कहता हूँ कि जैसे एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंदर जुल्फ़कार साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अर्ली चाइल्डहुड के ऊपर एक उनकी ट्रेनिंग के लिए, पेरेंटिंग के लिए एक बहुत अच्छा, ये वो टाइम है, चीज़ है। अब दरमियान से कुछ ठीक हो सकती है, लेकिन रूट से सब कुछ ठीक हो सकता है। बिल्कुल। अगर रूट लेवल पे, जैसे प्राइमरी लेवल पे कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं होती, कोई स्कूल कॉलेज किधर जा रहा है कोई मसला नहीं है, आखिर में जाके जो बिल्कुल आखिरी लेवल है यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया जाता है कि मेरा बेटा अमेरिका से करके आए, फलां इदारे से पाकिस्तान का है, उससे मैं इसको करवा दूँ। उससे पहले अब वो तैयार हो चुका है, डिलीवर उसने उसकी बेस पे करना होता है। तो उस पर जब काम नहीं हो रहा होता तो ऑफ कोर्स फिर आउटकम्स जो हैं वो हमारे पास वो इस तरह की और अगर काम हो रहा है तो वहाँ पे भी हम ये देख रहे हैं कि मटेरियलिज्म बहुत ज़्यादा है कि फ़लाँ ब्रांड के स्कूल में अगर आप जा रहे हैं तो ही आपका बच्चा सीखेगा, अदरवाइज उससे तो कुछ सिखा ही नहीं सकते। इसके ऊपर मैं मिसाल अपने स्टूडेंट्स को, टीचर्स को या यूथ को सबको ये देता हूँ कि अगर तालीम का नाम सिर्फ और सिर्फ ABC और 1 2 3 है तो मेरे ख्याल में एक गली मोहल्ले का प्राइमरी स्कूल जो गवर्नमेंट का स्कूल जिससे हम बहुत दूर रहते हैं वो भी तालीम दे रहा है और डिग्री उनके पास भी आ जाती है और एक दूसरे इदारे के पास भी आ जाती है। जिस इदारे ने आपकी सोच बदली है और आदतें बदली हैं, असल में उसने आपको बाशऊर किया है और अमली तौर पे सोसाइटी के लिए तैयार किया है। बिल्कुल। अदरवाइज, और मैं समझता हूँ मैट्रिकुलेट पर्सन, एक कम तालीम याफ्ता बंदा, वो सोसाइटी को कम नुकसान पहुँचा रहा होता है क्योंकि वो अपने लेवल के मुताबिक डिलीवर करता है, उससे इतना ज़्यादा सोसाइटी को ख़तरा नहीं होता। जबकि एक बाअमल बंदा और किसी डिजिग्नेशन पे बैठा है, एक बड़ा टैग लगा के बैठा है, एक पोस्ट पे बैठा है,
जब उसके बिहेवियर्स अपने यंगस्टर्स के साथ या ट्रेनिंग, क्योंकि वो तो ये नहीं है कि ऑफिस में बैठा, वो एज ए ट्रेनर भी उसको लोग देख रहे हैं, जो वो बिहेव कर रहा है वो लोगों के अंदर मुंतकिल हो रहा है, और वो हमारे यंगस्टर्स उससे देख रहे होते हैं सोसाइटीज़ के अंदर। फिर हर जगह पे ऑफ कोर्स इन लोगों ने जाना है, तो आप फिर आखिर में आके हम सर पकड़ के यही कह सकते हैं, वी आर सॉरी, हम जितना भी कर लें शायद हम नहीं बदल सकते, और हम गिव अप जो है वो कर जाते हैं। लेकिन हमें बदलना है और अपने आने वाली नस्ल को भी जो है वो ये तब्दीली सिखानी है कि किस तरह से हमने अपनी वैल्यूज़ को समझना है, हमारी कल्चरल वैल्यूज़ क्या हैं, हमारी सोशल वैल्यूज़ क्या हैं, हमारे ट्रेडिशंस हमें क्या कहते हैं, और हमारे रिलीजियस वैल्यूज़ को समझना कितना ज़रूरी है। इन ट्रेडिशंस को समझेंगे कैसे, और हमारे जो हैं वो उस्ताद हमें इसकी तरबियत कैसे देंगे, हमारे वालिदैन इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं, इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कुछ सॉल्यूशंस और सजेशंस अपने तीनों मेहमानों से जानेंगे कि किस तरह से मादा परस्ती को ख़त्म किया जा सकता है, किस तरह से सोच को बदला जा सकता है, और अपने बच्चों की तरबियत को बेहतर बनाया जा सकता है। मज़ीद सॉल्यूशंस और सजेशंस जानेंगे। आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी बता सकते हैं कि मादा परस्ती को ख़त्म करने के लिए आपकी नज़र में क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या सजेशंस हैं। एक ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। हम गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक पे जाने से कबल स्टूडेंट्स के हवाले से तलबा में बढ़ते हुए मादा परस्ती के रुझानात की वजूहात हमने जानी, और अब इन वजूहात को हमने किस तरह से ख़त्म करना है, इनकी सॉल्यूशंस क्या हैं, इनका सद्देबाब क्या है, इस पर अब हम तीनों मेहमानों से जानेंगे कि उनके पास क्या सजेशंस हैं, किस तरह से जो है वो मादा परस्ती ख़त्म की जा सकती है अपने स्टूडेंट्स के अंदर से, अपने नौजवानों के अंदर से, और उन्हें बता सकते हैं हम कि साथ मिलकर चलना है, सपोर्ट करना है, एक दूसरे को इनकरेज करना है, खिदमत खल्क के जज्बे को भी उजागर करना है। तो इन दोनों टॉपिक से रिलेवेंट क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या सजेशंस हैं, तीनों मेहमानों से जानते हैं। जुल्फ़िकार साहब से आगाज़ करेंगे गुफ्तगू का। जुल्फ़िकार साहब, थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ सॉल्यूशन से पहले हम जो है वो सोशल मीडिया के किरदार को भी डिस्कस करें। जहाँ दीगर हमने वजूहात जानी, वहीं मुझे लगता है कि सोशल मीडिया भी एक इतनी बड़ी रीज़न है कि जिसकी वजह से हमारे नौजवान, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मादा परस्ती की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ। सोशल मीडिया क्या, मीडिया भी, दोनों जो है वो किरदार पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये बड़ी डिस्कशन है, लेकिन है बहरहाल, इसमें कोई शक नहीं है। और सोशल मीडिया क्योंकि एक ईजी एक्सेस है, बिल्कुल, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते। अमूमन लोग इस पर बात करते हैं कि कंट्रोल करना चाहिए, इट्स नॉट पॉसिबल। ये ऐसे ही है जैसे बच्चे के अंदर वो हम कहते हैं ना कि उसका स्क्रीन टाइम जो है वो कंट्रोल कर लिया जाए, ये पॉसिबल नहीं। कंट्रोल आप इस सेंस में कर सकते हैं कि उसकी लिमिटेशन कर सकते हैं, ठीक, कि अच्छा किस टाइम इस्तेमाल करना है, क्या करना है। हाउएवर जो चीज़ आप पूछ रहे हैं यकीनन उसका इम्पैक्ट है, लेकिन वजूहात क्या है, यानी असल ये चीज़ है ना कि मैंने पहली एक बात कि ख़ानदान की थी, दूसरी बात ये है, मैं भी ब्रेक में डॉक्टर साहब से बता रहा था, हमारे यहाँ कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में से है जिनके जहाँ पे कोई ऐसा इदारा नहीं है कि एक कपल है वो उसकी शादी होती है, हाउ दे विल स्पेंड देयर लाइफ। अब वो जो एक ख़ास सोच जहाँ से जो भी बैकग्राउंड है वो आता है, और दो अफराद हैं जिनको अल्लाह ताला ने एक दूसरे के निकाह में दिया है और वो बुनियाद बन के आगे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब वो पीछे तरबियत क्या हुई है, कैसे हुई है, ठीक है, हो गया जो कुछ होना, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन के लिए कोई किसी के पास कुछ भी नहीं है। तो एक तो ये सबसे बड़ी वजह मैं समझता हूँ कि रीज़न है कि कोई ऐसा इदारा ही नहीं है, और ये इदारा होना चाहिए। अच्छा, दूसरी आम चीज़ है कि वालिदैन, मैंने पहले भी एक वर्ड यूज़ किया, साइलेंट ऑब्जर्वेशन। वालिदैन रोल मॉडल नहीं है, माजरत के साथ वालिदैन ये समझते हैं, यानी आप देखें ना छोटी छोटी चीज़ें हैं घर के अंदर, आप गाड़ी में आ रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, फ़र्ज़ करें चाचू के यहाँ जा रहे हैं, मामू के यहाँ जा रहे हैं, तो कॉल आती है आप कहाँ पहुँचे, तो आप कहते हैं मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। आपका बेटा आपको कहता है कि हम 5 मिनट में नहीं पहुँच सकते, या आप कहते हैं कि हम जी फलां जगह पे पहुँच चुके हैं, रास्ते में हैं, अभी घर में मौजूद है। अच्छा, ये साइलेंट ऑब्जर्वेशन है। अब बच्चा
देख रहा होता है, तो आप खुद रोल मॉडल नहीं है। यानी मैं आपको 7-8 साल पहले का वाक़या बताऊँ कि मेरा बेटा मेरे साथ स्ट्रीट में जा रहा है, उसके हाथ में आइसक्रीम थी या वट एवर कोई, और मेरे हाथ में भी कोई चीज़ थी, लाइक कोई मिचल्स का कोई टॉफ़ी थी। जब मैंने रैपर जो है वो 8 या 10 साल पहले की बात होगी, वो 3-3.5 साल या 4 साल का होगा मैक्सिमम, तो वो मैंने फेंक दिया स्ट्रीट में। अच्छा, उसने आइसक्रीम ख़त्म की तो उसने मुझसे पूछा कि बाबा मैं क्या करूं, तो मैंने कहा जाके बिन करना घर जाके। उसने मुझे कहा आपने अभी भी मेरे सामने फेंका है। सही। तो मेरे तो कान खड़े हो गए। तो वी लर्न कि यार ये बड़ी मामूली सी चीज़। बिल्कुल। तो हम वालिदैन जो हैं, क्योंकि वालिदैन के लिए कोई ऐसा इदारा नहीं है, मैं ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल्स को जानता हूँ, दे आर डॉक्टर्स, दे आर बेस्ट इन कॉर्पोरेट, टीचिंग, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, बड़े बड़े हैं लोग, लेकिन बीइंग अ पेरेंट्स दे डोंट नो कि मैंने अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। ये फुल टाइम एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं है कि आप बस हम हर चीज़ में ये फलां इसके हवाले कर दें, ऐसा अच्छा, स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया तो अब वो जाने बच्चे की तरबियत। रब की जो एक फितरत है ना, कानूनी फितरत, उसके बिल्कुल अपोजिट चीज़ है। सही। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा, एक ये रीज़न है। दूसरा, जो असातिज़ा तैयार हो रहे हैं, आप ये देखें ना, मैंने पहले भी बात की कि कॉर्पोरेट कल्चर ने इतना ज़्यादा वो यानी जिसको कहते हैं ना पूरी तरह घेर लिया है कि हर बंदा तनख्वाह के लिए काम कर रहा है। मैं कॉर्पोरेट के अंदर भी जानता हूँ, यूनिवर्सिटी के लोग मुझे बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि मैं फैकल्टी की भी ट्रेनिंग करवाता रहा हूँ, स्कूल कॉलेज सारी जगहों पे करवाई। सही। मैं सब जगहों पे जाके पहले सेशन के अंदर ये कहता हूँ कि आप में से कोई ज़बरदस्ती बैठा हुआ है तो वो उठ के चला जाए, बल्कि मैं तो एक हार्ड वर्ड कहता हूँ कि अगर आप इस पैशन के साथ नहीं बैठे या आप दिलचस्पी नहीं है आपकी, तो आप वो काम करें जिसमें आपकी खुशी हो। बिल्कुल। हमें अपने स्टूडेंट्स को ये बताने की ज़रूरत है कि आप वो काम करें जिसमें आपको खुशी हो। ये इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो काम कोई नाजायज़ हो या कोई ऐसा हो। जारी बात है, जो अल्लाह ताला ने बहुत सारे मौके इंसान को दिए होते हैं, वो कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो जब तक उस्ताद और वालिदैन ये इनकलकेट नहीं करेंगे कि भाई जिसमें तुम्हें सुकून हासिल हो, जिसमें तुम्हें खुशी हासिल, तुम वो काम करो। सही। हम क्योंकि स्पेसिफिक तुम्हारी कर देते मर्जी हैं, हो, जो तुम्हारी मर्जी। मैं ऐसे भी वालिदैन को जानता हूँ, बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी ओपन। मैं अभी ये कोविड की सूरत हाल में मैं कई वालिदैन से जस्ट फॉर नॉलेज मैंने पूछा कि स्कूल बंद हैं, क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बच्चे क्या हैं, प्ले ग्रुप में पढ़ता है, नर्सरी में पढ़ता है, बच्चे हैं, 1 साल ना पढ़ा तो क्या हो जाएगा। हम अपने घर पे तरबियत कर रहे हैं, हमें टाइम मिल गया कि हम उनके साथ गुजारे। अब ये एक पॉजिटिव थिंकिंग। बिल्कुल। ठीक है। अब दूसरी तरफ मैं ऐसे वालिदैन को जानता हूँ तंग है, नाक तक आए हुए हैं कि स्कूल खुले और जान छूटे। वो मतलब बच्चा 3-3.5 साल का, पूरा पाकिस्तान का एक स्ट्रक्चर ही ऐसा अनफॉर्चुनेटली, बाकी मुल्क में 7 साल का 6 साल का बच्चा जाता है। अब ये 2 बुनियादी वजूहात हैं, अगर इन दोनों को ठीक कर लिया जाए, मैं समझता हूँ, तो आपकी थिंकिंग फिर चेंज हो जाती है। उस्ताद बात करता है तो वो रोल मॉडल है। मैं मेंशन करना चाहूँगा, मुझे मास्टर बशीर जो मेरी 1 to 5 मैं टाट के ऊपर बैठ के पढ़ा, उन्होंने पढ़ाया, और तो 1-1.5 महीना पहले उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत फरमाए। तो मुझे अच्छे तरीके से याद है, एक दफ़ा मुझे उन्होंने कहा कि तुम्हारी अम्मी ने आज तुम्हें दूसरी आवाज़ दी थी। ये मुझे आज भी अल्फाज याद है। अच्छा, जब वो उस वक्त तो मुझे नहीं फील हुआ, जब हम खुद बड़े हुए तो अंदाज़ा हुआ कि एक्चुअली वो हमारी तरबियत करना चाह रहे हैं कि माँ एक दफ़ा बुलाए तो सुन लेना। बिल्कुल। तो टीचर जो है वो रोल मॉडल जब तक नहीं होता, वट एवर ही और शी सेइंग, उसका रोल मॉडल हो। मेरा ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि आप अगर प्रैक्टिकली वाकई उस्ताद हैं और वाकई वालिदैन हैं, ये अल्लाह ताला का एक पूरा सिस्टम है कि आपकी कही हुई बात आपके स्टूडेंट्स, आपके बच्चों के दिल के ऊपर असर करते हैं। बिल्कुल। ये नहीं हो सकता कि आप ठीक हों और आपकी बात असर ना करे। मे भी थोड़ी सी देर हो जाए, लेकिन ये मुमकिन, लेकिन असर जरूर करती है। मतलब कोई भी आप अननोन बंदा है, कई बार वो बात करता है, आपके दिल पे लग जाती है। सही। अच्छा, जो हम पहला भी टॉपिक कर रहे थे वो भी ऐसे ही है, डेफिनेटली, कि आप कोई बात, कोई आसानी, कोई ऐसा लफ्ज़, कोई ऐसा सेंटेंस, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ वो आप करें तो अगले आप कहते हैं यार इस बंदे ने क्या बात की, आज तो बस मेरी ज़िंदगी जो है बस बिल्कुल जो है ना एक 180 डिग्री पे आके ऐसी हो गई है, मेरा टर्निंग पॉइंट। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो बीइंग अ पेरेंटिंग कोच मैंने सीखी हैं, गलतियां करके सीखी हैं। बिल्कुल। यानी जब फादर बने तो उसके बाद ये सारी चीज़ें हमने सीखी हैं, ये कोई किताबी बातें नहीं हैं। हम जब तक ये नहीं समझेंगे कि हम साइलेंट ऑब्जर्वेशन हैं,
और आपके उठने बैठने, बीइंग अ टीचर भी, बीइंग अ वालिदैन, बच्चे जो हैं वो सही ऑब्जर्व कर रहे हैं और वही अडॉप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि फिर हम खुद को भी बदलेंगे, हम खुद में भी चेंज लाएंगे। डॉक्टर सादिया, आपके पास क्या सजेशंस हैं, किस तरह से स्टूडेंट्स को मादा परस्ती से हम बाहर निकाल सकते हैं? देखिए, स्टूडेंट्स की जो बात है उस पर तो मैं अभी अपनी डिस्कशन के अगले हिस्से में जाऊंगी। मैं पहले ये बात करूंगी कि बचपन से ही हम बच्चों को जो है ना वो मादा परस्ती के बारे में गैर महसूस तरीके से हम उनको खुद बता देते हैं, क्योंकि हम खुद ही उसी चीज़ का शिकार जब होते हैं। ठीक है, हम बच्चों को ये बताते हैं कि अगर किसी ने कोई चीज़ दी है तो हम उसके सामने उस चीज़ की जो है वो मॉनेटरी वैल्यू को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं कि ओहो ये तो बड़ा एक्सपेंसिव गिफ्ट है, या ओहो XYZ ने तो आपको ये दे दिया है। देखिए, वही बात है कि हम ज़िंदगी में जब अपने रिलेशनशिप्स को ढूंढते हैं, या कुछ तो वो रिलेशनशिप्स होते हैं जो अल्लाह ताला ने हमें बना के दिए होते हैं, जो हमारे ब्लड रिलेशंस होते हैं, लेकिन जो अदरवाइज जो इस दुनिया में हम रिलेशनशिप्स बनाते हैं, वही बात है जैसे इन्होंने भी कहा कि हमें तो बहू भी ब्रांडेड चाहिए होती है जी। डॉक्टर बहू जो गोल रोटी भी पकाती हो, 18वें 19वें ग्रेड की अफसर भी हो, ठीक है जी, तो हमें तो बहू भी ऐसी चाहिए होती है। तो फिर हम क्या कल को अपने बच्चों के साथ हम उनको क्या, जब आपका एक प्रोसेस जो थ्रू आउट चलता चला आ रहा है वो यहाँ से शुरू हो रहा है कि जो आपने बच्चों की माँ चूज़ की थी वो भी आपने डॉक्टर गोल रोटी पकाने वाली चीज़ की। आई मीन नॉट जस्ट कि आपने एक डॉक्टर बहू चूज़ की जो कि गोरी चिट्टी भी थी, लंबी भी थी, ऑल्सो उसको गोल रोटी भी पकाने, मतलब क्या रोटी जो गोल नहीं होती तो क्या वो रोटी नहीं होती है? आई मीन दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मटीरियल। आप लोगों को उनकी स्किल्स की आउटर जो भी उनकी आउटकम है उसके ऊपर जब आप लोगों को जज करेंगे, इट्स नॉट अबाउट कि रोटी कंपास से गोल होनी चाहिए, इट्स अबाउट कि ठीक है आपकी ज़िंदगी की एक ज़रूरत पूरी हो रही है, अच्छे तरीके से पूरी हो रही है, इट्स अबाउट हाउ गुड समबडी इज़। ठीक है, हम जब लोगों को, हमारा जब मयार ही होगा कि हमारे लिए कौन कितना अच्छा है, कौन हमें क्या दे रहा है, तो हम क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें कोई कैसे मटेरियलिज्म, या कल को हमारे बच्चे इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करेंगे, या हमें कोई मटेरियलिज्म में गेज नहीं करेगा। जब हम लोगों को इस निगाह से देखते हैं किसने क्या पहना है, कौन सी ब्रांड का सूट पहना है, कितने दफ़ा पहन लिया है, कौन सी कलेक्शन से पहना है, तो हम लोगों से क्यों नहीं एक्सपेक्ट करते कि वो भी फिर हमें ऐसे नहीं देखें। तो देखिए, जहाँ तक स्टूडेंट्स की पर्टिकुलरली बात आती है, तो स्टूडेंट्स में आई वुड से कि कुछ टीचर्स भी ऐसे होते हैं जिनकी बड़ी मटीरियलिस्टिक अप्रोच होती है। एक उस्ताद का जो एक रोल होता है वो बिल्कुल जैसे माँ बाप होते हैं ना, एक आंख से सबको देखना, सब बच्चे बराबर होना, तो उस्ताद भी थोड़ा मटीरियलिस्टिक हो गया है। वो स्टूडेंट जिस पे उसको कम एफर्ट करनी पड़ रही है, जो ऑलरेडी एक बना बनाया मटीरियल, रेडीमेड मटीरियल है, उसको पढ़ाने में उसके साथ ऑलरेडी वो एक वो जगह बन जाती है, और यू नो, तो फिर जब स्टूडेंट्स उस चीज़ को रेसिप्रोकेट करते हैं तो फिर हमें बतौर उस्ताद तकलीफ भी होती है कि जी वो भी तो हमें इसी तरीके से वो कर रहे हैं। सो आई थिंक हर स्टूडेंट बतौर उस्ताद, आपकी क्लास में जितने भी 20, 25, 30 बच्चे हैं, सबको आप एक आंख से देखें। एक आंख से देखने का मतलब ये है कि हर बच्चे की, चाहे वो C ग्रेड लेता है, वो D ग्रेड लेता है, या वो अगर इवन वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो पास नहीं भी कर पाता है, तो उसकी भी उतनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट है। आपको अगर वो ग्रेड एक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा का ये मतलब नहीं है कि अब आपको लाइसेंस मिल गया कि आप उसकी इज्जत नफ्स मजरू करें और उसके साथ इस तरह की कोई तज़ीक़ामेज़ लैंग्वेज यूज़ करें और आप उसको उस चीज़ का एहसास दिलाएं। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ, मतलब मेरा स्टूडेंट अगर मुझे B ग्रेड नहीं लेके दे रहा है या A ग्रेड नहीं लेके दे रहा है, तो वो मेरे लिए उतना ही प्यारा है मुझे जितना मेरे लिए एक A ग्रेडर प्यारा होगा। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो, ये भी एक मादा परस्ती की एक है जो कि हम बतौर उस्ताद या बतौर असातिज़ा हम बड़े अनकॉन्शियसली हम कर जाते हैं, जो कि हमें पता नहीं, इसको भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और फिर स्टूडेंट्स इससे इफेक्ट होते हैं। मतलब अगर कोई अपना यूनिवर्सिटी के पहले साल में या पहले सेमेस्टर में या पहले एग्जाम्स में अपना बेस्ट नहीं दे पाया, फॉर सम व्हाटएवर द रीजंस, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया का मतलब ये नहीं है कि अब उस पर छाप लग जाए कि वो कभी कुछ कर ही नहीं सकता। Exactly. तो आप देखें वो उसका पूरे 4 सालों का जो एक टेन्योर है या डिग्री है या 2 सालों की जो भी डिग्री है, वो तो इफेक्ट हो गई ना, क्योंकि वो तो पहली दफा पे उस पर तो स्टैंप लग गई ना, जस्ट बिकॉज यू वर मटीरियलिस्टिक। सो आपने उसको तो एलोकेट कर दिया ना कि ही इज नॉट एन A ग्रेडर, ही इज अ B ग्रेडर, ही इज अ C ग्रेडर और व्हाटएवर। तो आई थिंक ये वाली चीज को भी हमें कर्ब करने की जरूरत है, और बतौर उस्ताद हमें अपने स्टूडेंट्स को बार बार ये बताने की जरूरत है कि हमें आपके मार्क्स से ज्यादा आपकी कन्विक्शन, आपकी सीरियसनेस से हमें इंटरेस्ट है, और आप कितने भी मार्क्स लेते हैं वो आपके हैं, वो डिग्री आपकी है। वो हमारे लिए ये है कि जब मेरे लिए खास तौर पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा स्टूडेंट कभी बाहर जाए
या कभी कल को जब वो जॉब्स के हंट के लिए जाए या कहीं पे भी जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाए या अपनी फैमिली शुरू करे, सही, तो मतलब पता चले कि वो मेरा स्टूडेंट। क्या बात है डॉक्टर सादिया, इसी को अपने जो है वो मैसेज में कंक्लूड कर दें। देखिए जी, मैसेज में मैं यही कंक्लूड करूंगी, मटेरियलिज्म के हवाले से बात करूंगी कि मटेरियलिज्म जो है ना, ये हम बच्चों को खुद ही बचपन से सिखाते हैं बहुत गैर महसूस तरीके से कि XYZ रिलेटिव इज नॉट गुड फॉर यू। तो यू नो आई थिंक हमें इस तरह की डिस्कशन को अपने घर में, इस तरह के डिस्कोर्स को कर्ब करना चाहिए, सो दैट हमारे बच्चों में ये चीजें नहीं हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम ही होते हैं जो ये चीजें लाते हैं डेफिनेटली, और फिर ये दे एंड अप, फिर हम ब्लेम कर रहे होते हैं कि बच्चा कहाँ से सीख के आया। जुल्फिकार साहब, एक लाइन का मैसेज। से नो टू कंपैरिजन विद किड्स, बिटवीन किड्स, चाहे वो फैमिली के अंदर हो चाहे फैमिली के बाहर, कंपैरिजन को छोड़ें। बहुत जरूरी है, बहुत खूबसूरत पैगाम, बहुत प्यारी बात। जी जाहिद साहब, आपके पास क्या पैगाम है हमारे वालिदैन और असातिज़ा से? मैं ये कहूँगा कि इंसानों में, बच्चों में जिस भी एज में है, उनमें एक तो एहसास पैदा कर दें, सही, और दूसरा उन्हें ये समझा दें कि इंसान के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरे ख्याल में सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है और आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इतने खूबसूरत सजेशंस, इतने खूबसूरत पैगामात आपने हमें दिए। उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, जिसमें हमने नौजवानों के हवाले से बात की, नौजवानों की तरबियत के हवाले से बात की, उनके अंदर हम खिदमत खल्क का जज्बा कैसे जो है वो डाल सकते हैं, उसको इन्हांस कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, हमारी सोसाइटी के लिए कितना ज़रूरी है, इस पर हमने बात की। और साथ ही साथ मादा परस्ती को डिस्कस किया कि मादा परस्ती को बढ़ते हुए हम क्यों देख रहे हैं, इसके रीज़न्स क्या हैं। इन रीज़न्स को ना सिर्फ हमने इंडिकेट करना है, हाईलाइट करना है, बल्कि इनके लिए हमने सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं ताकि मादा परस्ती हमारे माशरे से ख़त्म हो सके। अगर ख़त्म नहीं हो सकती तो किसी हद तक कम हो सके। इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल कुछ नए टॉपिक्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।